नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी जीआईसी पीजीटी का यह टेस्ट संख्या 7 है और यह जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं बहुत ही सारगर्भित हैं, बहुत ही रामबाण है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग जानते हैं जनरल स्टडी का पेपर आपको आने वाला है। यूपी जीआईसी में 40 प्रश्न आपके जनरल स्टडी के हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखकर आप लोग को लगातार मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। अगर आप लोग हमेशा अपने ही सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, जनरल स्टडी के प्रति आप लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, तो कम से कम अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को ही फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा जरूर महसूस होगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट को जरूर फॉलो करिएगा। 7वां मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपी जीआईसी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। साथ साथ यह बता दें कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी जीआईसी पीजीटी के लिए, किसी भी टीजीटी पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। और जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे वही लोग आएंगे। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आप लोग को। 4 विकल्प है आप लोगों के सामने। वायुयान के विशेष रबर टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। तो देखिए, वायुयान के जो टायर होते हैं वह सुचालक होते हैं, यह बात सही है। बी देखिएगा, प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैगनी रंग। तो देखिए, यह जो विकल्प बी है यह गलत है आपका, यह सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। बाकी सी देखिएगा, गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है, यह सही है। अगर बाल गीले होते हैं तो कंघा जो आकर्षित नहीं करता, बाल सूखे होते हैं और जब बाल में घुमाते हैं तब वह आकर्षित करता है, लेकिन गीले बालों पर आकर्षित नहीं करता है, तो यह भी सही है। डी देखिएगा, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है, धातु से बने लोहा एल्यूमिनियम आदि की रस्सी बांधी जाती है, और यह भी सही है। तो देखिए, ए सी और डी सही है, बी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, बुकवेन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक, ये इतना जरूरी नहीं है, छोड़िए। यह 22 और 23 उतना आवश्यक नहीं है आपका। देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, निम्न, क्योंकि आप लोग बेमतलब कि कहीं भी आप मतलब समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, तो यह सही है। 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था विक्रम संवत, यह सही है आपका। शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, यह भी सही है। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, यह भी 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, यह भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 शुरू हुआ था, बिल्कुल, तराइन का दूसरा युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो कौन सा कथन सही है इसमें कह रहा है, तो 1 2 3 4 सब सही है, विकल्प डी सब सही है, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगन? तो देखिए, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली से, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वह आपके दिए थे और श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, विकल्प बी। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिए थे, विकल्प बी, श्रावस्ती में। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। तो देखिए, कह रहा है पहला गुप्त शासक, तो पहला गुप्त शासक तो वही होगा जिसने पहला सिक्का जारी किया था, वह पहला स्वतंत्र शासक होगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, विकल्प बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, यह तो सही सच है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही है। मनसबदार अनुमानसिक अधिकारी होते थे, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, और मुझे भूल रहा है अमीर उल उमरा अमीर आजम ऐसे करके है, तो मतलब 3 वर्ग थे, भूल रहा है मुझे, मतलब 3 वर्ग थे। प्रश्न नंबर तीसरा भी सही है। चौथा देखिएगा, दीवानी कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही उत्तर है, तो देखिए 1 2 3 4 तीनों सही हैं, चारों सही हैं, 1 2 3 4 चारों सही हैं, विकल्प सी ये सभी।
और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किस चीज़ की खेती नहीं करते थे? गेहूं की, जौ की, चावल की या मक्का की? तो मक्का की खेती नहीं करते थे, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो देखिए, ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, या श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो देखिए, जो सूफी संत होते थे यह तीनों काम करते थे, ध्यान साधना एवं श्वास नियमन भी करते थे, एकांत में कठोर योगी व्यायाम भी करते थे, और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तो ये सभी, विकल्प डी, ये सभी होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो यह आप लोग खुद बताएं कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, खुलदाबाद जो है यह शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो आपका अजमेर में है, तो यह तो सही सुमेलित नहीं है। फतेहपुर सिकरी इत्माउद्दौला का मकबरा, पंचमहल है फतेहपुर सिकरी में, इत्माउद्दौला का मकबरा जो है कहीं और है, भूल रहा हूँ, यह भी सही नहीं है। आपका आगरा में औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा जो है आपका, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में, देखिए यहाँ पर खुलदाबाद में है औरंगजेब का मकबरा, तो यह भी सही नहीं है। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, यह सही है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो है दिल्ली में है, यह सही है, विकल्प डी। बाकी 1 A B C नहीं सही है। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, देखिए इसमें मिलान करना है तो मिलान करिए। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की बेटी शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया था मोती मस्जिद आगरा में, लेकिन कहीं कहीं शाहजहां भी देता है, तो चलिए उसको भी सही मानते हैं। कहीं कहीं शाहजहां देता है मोती मस्जिद जो आगरा में बना है, कहीं कहीं लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था, कुछ विद्वान ने कहते हैं कि शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाया था। कुछ भी हो, उसी के शासनकाल में बना था, तो यह भी सही है। प्रश्न नंबर डी देखिएगा, मोती मस्जिद जो दिल्ली में मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब ने बनवाया था, यह भी सही है। तो इसका ए बी यही सही होगा, 1 2 3 4 सब, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा बना रहेगा? तो किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था? तो वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन, विकल्प डी। देखिए, कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा। यह बात महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में 1921 में कही थी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं इस देश की बालू से ही और कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूंगा। यह बातें कही थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर, जब धरसना के गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया था, तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, या अहमदाबाद फोर्ट जेल में? तो उस समय जब धरसना रेड पड़ा था, वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेड डाला था धरसना में, तो उसमें महात्मा गांधी जो थे यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में, विकल्प ए। यरवदा जो है महाराष्ट्र में है, यरवदा जेल में थे उस समय। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, इसको भी सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए। देखिए, कुकी विद्रोह जो हुआ था वह त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह जो हुआ था यह पंजाब में हुआ था। पावना कृषक विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था बिहार में हुआ था। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो देखिए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने, आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर या एसएन सेन। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? वह थे एसएन सेन, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो चित्तरंजन दास, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो होम रूल आंदोलन के 2 बड़े नेता तो वैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, साथ ही साथ जी सुब्रमण्यम अय्यर भी और एनी बेसेंट के साथ जुड़े हुए थे, विकल्प बी। तो इसमें कौन नहीं जुड़े हुए थे? वह थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो आया था यह मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन की घटना हुई थी मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और बेवेल प्रस्ताव जो था 1945 में।
तो देखिए इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिप्स मिशन भी 1942 है और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 है। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका यह अगस्त 1942 है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, कथन और कारण है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कथन कारण क्या है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। 7 सदस्य थे और सातों जो थे वह अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था साइमन आयोग में। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है विकल्प ए। प्रश्न नंबर 40 और अंतिम प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी। मतलब दादा भाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रमुख भूमिका था। तो देखिए उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो बिल्कुल सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही भारत का प्रति व्यक्ति आय निकाला था और सबसे पहले इस बात का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। सबसे पहले इस बात का उन्होंने खंडन किया था कि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है ब्रिटेन के द्वारा। तो यह तो सही है। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक भी थी, आप लोग समझते होंगे। तो इसमें एक तो सही है। दूसरा देखिएगा, उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो यह कार्य तो उन्होंने नहीं किया था। तीसरा देखिएगा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया था, यह भी काम नहीं। तो देखिए पहला जो है सही है, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सारी बातें इसी को लेकर कही थी कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। और उन्होंने इसको लेकर ब्रिटेन की संसद में भी उन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाई थी। केवल एक, कौन सा कथन सही है, केवल एक, मतलब विकल्प ए जो है सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी संपूर्ण साग्रहित रामबाण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भी शो कर रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है और रामबाण है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।